हेलो एवरीवन, आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर 1 क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स को डिस्कस करेंगे। क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉटन फाइबर के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था कि कॉटन फाइबर का कैसे कल्टीवेशन किया जाता है, उसका ओरिजिन क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना, और उसको कैसे प्रोसेस किया जाता है। अब हम लिनन के बारे में पढ़ेंगे कि लिनन फाइबर जो है यह किस प्रकार से इसको भी इसका कल्टीवेशन किया जाता है, इसका ओरिजिन क्या है, इसके कैसे प्रोसेस किया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, जो लिनन फैब्रिक है ना, यह भी हमको प्लांट्स से या वनस्पति जगत से ही यह प्राप्त होता है। ठीक है, जो दिखने में बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही रिच फैब्रिक इसका होता है। ठीक है, इसके जो लिनन के रेशे होते हैं ना, ये हमको फ्लैक्स नाम के पौधे से या फ्लैक्स प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, जो इसके रेशे होते हैं लंबाई में काफ़ी लंबे होते हैं, और इसकी जो स्टेम होती है ना, तना, इस तने से इसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इसके बने हुए जो कपड़े होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, काफ़ी टिकाऊ भी होते हैं इसके फैब्रिक। ठीक है, तो देखिए, जो लिनन का फैब्रिक है ना, इसको बहुत पुराने टाइम से ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसको जो रॉयल फैब्रिक्स होते हैं उसमें इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जो राजा महाराजा होते थे, ठीक है, शाही घरानों के जो लोग होते थे, वो इसमें गोल्ड के और सिल्वर के जो यार्न्स होते हैं या तार या धागे बनवा करके इस कपड़े में लिनन के साथ में बुनवाते थे, और इससे मिला हुआ जो फैब्रिक होता था ना, वो पहनते थे। तो ये फैब्रिक बहुत ही महंगा होता था और दिखने में बहुत ही सुंदर लगता था। ठीक है, इसके अलावा इजिप्ट के जो लोग हैं, मिस्र देश के, वो लोग भी इस लिनन को काफ़ी यूज़ करते थे, और वहाँ पर तो इसको पीस का सिंबल माना जाता था, शांति का प्रतीक इसे माना जाता था। ठीक है, और बहुत ही इसे वे प्योर मानते थे, बहुत ही पवित्र इसे मानते थे। इसके अलावा वहाँ के लोग इनकी पूजा वगैरह में, इन सब जगहों पर इनका यूज़ करते थे, और जैसे चादर के लिए, पहनने वाले कपड़ों के लिए इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, वहाँ के जो राजा महाराजा होते थे मिस्र के, वो भी इसे यूज़ करते थे। ठीक है, अच्छा, जब इजिप्ट में जो रिसर्च किए जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर जो खुदाई की गई, उसमें भी कई सारे जो वहाँ की ममीज़ मिली है ना, उसके अंदर देखा है कि उन्होंने उनको लिनन के कपड़े में ही लपेट करके वो रखते थे। ठीक है, तो इस चीज़ से हमें इस चीज़ का भी प्रमाण मिल जाता है कि जो पुराना टाइम था, या इजिप्ट वाला जो इतना पुराना हज़ारों वर्षों की जो सभ्यता थी, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल, या उस समय में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, लेकिन देखिए, यह बहुत ही महंगा फैब्रिक होता है, इसकी प्रोसेसिंग भी महंगी होती है, इसलिए इसको जो ये काफ़ी कॉस्टली होता है ना, इसलिए ये वही लोग इसे अफोर्ड कर पाते हैं जिनके पास अच्छा पैसा होता है। ठीक है, तो पहले के टाइम में जो राजा महाराजा होते थे वो इसको ज़्यादा प्रेफर करते थे। ठीक है, लेकिन जो छोटे लोग होते थे, ठीक है, या जो आम जनता होती थी, ये लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं होता था इसका, है ना। जो आज के टाइम में लिनन का जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर होता है, देखिए, ऑस्ट्रिया में होता है इसका प्रोडक्शन, है ना। इसके अलावा फ्रांस है, जर्मनी है, ठीक है, नीदरलैंड है, अमेरिका है, रूस है, ठीक है, पोलैंड, कनाडा, है ना, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगहों पर इसका जो प्रोडक्शन है वो किया जाता है। ठीक है, जो रूस है, यहाँ का जो लिनन है वो नंबर 1 की कैटेगरी पर आता है। ठीक है, रूस जो है, इसका जो लिनन है वो फर्स्ट कैटेगरी में आता है, और क्योंकि लिनन जो है, देखिए, यह
बहुत ही सुंदर होता है, कोमल होता है और साथ ही साथ ये बहुत ही शीतलता भी प्रदान करता है हमारे शरीर को, ठीक है। इसलिए भी इसे लोग पहनना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, जब इसके बीज बो करके जहाँ पर इसकी खेती की जाती है, उस पूरे प्रोसेस में बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। अगर थोड़ी सी भी कहीं पर लापरवाही कर दी जाती है तो पूरा जो इसका रेशा होता है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। इसलिए क्योंकि इसका एक रेशा टूट जाने पर भी हमें काफ़ी नुकसान हो जाता है ना, या एक पौधा ख़राब होने पर भी कई सारे रेशों का नुकसान हो जाता है। इसलिए जो लिनन का फैब्रिक होता है और साथ ही इसको बहुत ही सावधानी से बनाया जाता है, इसलिए लिनन का फैब्रिक काफ़ी महंगा आता है, ठीक है। अब देखिए, जो लिनन की खेती की जाती है ना, हम उसकी बात करेंगे कि इसका कल्टीवेशन किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, हमें पता है कि हमें लिनन फ्लैक्स प्लांट से प्राप्त होता है, फ्लैक्स के पौधे से, ठीक है। इसकी जो खेती होती है ना, ये वार्षिक खेती होती है, ठीक है। और इसकी खेती करने के मेन 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला होता है टू ऑब्टेन सीड्स एंड टू ऑब्टेन फाइबर्स, है ना। तो देखिए, ये तो बीज प्राप्त करने के उद्देश्य से इसकी खेती की जाती है और दूसरा रेशे प्राप्त करने के उद्देश्य से इसकी खेती की जाती है। तो देखिए, बीज प्राप्त करने के लिए जब इसकी खेती की जाएगी ना, तो इसकी फसलों को बिल्कुल पका दिया जाता है, ठीक है। पका देने से जो हमें इसके पके हुए बीज होते हैं या सूखे बीज होते हैं वो प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। इससे बहुत सारे ऑयल्स बन जाते हैं, ठीक है। पेंट्स बनते हैं, है ना, पेंट होता है ना, पेंट्स बनते हैं। इसके अलावा जैसे कि वार्निश है, पॉलिशेस हैं, ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। और जो इसकी अच्छी क्वालिटी के जो सीड्स होते हैं उनको अगली क्रॉप के लिए रख लिया जाता है, ठीक है। अगला है फाइबर्स को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो देखिए, जो लिनन होता है ना, इसके जो पौधे होते हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के या 2 किस्म के होते हैं। एक तो होता है ब्लू फ्लावर वाला और दूसरा होता है वाइट फ्लावर वाला, ठीक है। 2 टाइप का लिनन का जो पौधा होता है ना, इसके 2 टाइप के फ्लावर निकलते हैं, तो इसलिए 2 किस्म का होता है। जो नीले फूल वाले होते हैं या ब्लू फ्लावर वाला जो लिनन होता है ना, यह बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, बहुत ही सुंदर, और इसकी जो रेशे होते हैं ना, फाइबर, ये बहुत ही फाइन क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। काफ़ी फाइन क्वालिटी के इसके फाइबर्स होते हैं। लेकिन जो वाइट वाले जो जिसके फ्लावर होते हैं ना, ये लिनन का जो रेशा होता है थोड़ा सा खुरदरा होता है, ठीक है। लो क्वालिटी का होता है, मोटा होता है, लेकिन मजबूत बहुत होता है। इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो काफ़ी अच्छी या एक्सीलेंट होती है, ठीक है। अब देखिए, जो लिनन का पौधा है या फ्लैक्स प्लांट है, इसको ग्रो होने के लिए कैसी कैसी कंडीशंस चाहिए, हम उस पर बात करेंगे। तो देखिए, इसका जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होना चाहिए। यह एक तो मॉइस्चर वाला होना चाहिए, नम होना चाहिए, आर्द्रता इसमें होनी चाहिए, ठीक है। आर्द्र इसका एनवायरनमेंट होना चाहिए। हम बात करेंगे अगली इसकी सॉइल की, कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो जो सॉइल है वो सिल्ट सॉइल जो होती है वो होनी चाहिए, अर्थात भुरभुरी मिट्टी इसके लिए होनी चाहिए, ठीक है। और उपजाऊ मिट्टी बहुत ज़रूरी होती है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे वाटर की, पानी के बारे में, है ना। जो पानी है तो देखिए, वो इसके लिए क्लीन वाटर होना चाहिए, और जो सॉफ्ट वाटर जिसको हम कहते हैं या मृदु जल जिसे कहते हैं ना, सॉफ्ट वाटर या आप जिसको कहते हो मृदु, है ना, ऐसा मृदु जल चाहिए होता है, ठीक है। अगर इसके लिए हार्ड वाटर का यूज़ किया जाता है तो उससे जो रेशे होते हैं ना, उनका कलर और जो उनकी क्वालिटी होती है वो अफेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी सोइंग की, ठीक है, इसकी बुनाई कब की जाती है। तो देखिए, जो फ्लैक्स प्लांट है, इसके सीड्स को यूजुअली जो अप्रैल एंड मई मंथ जो होता है, इस टाइम पर इनको जोआ जाता है,
ठीक है, या बो दिया जाता है। और अगस्त तक आकर के जो इसकी फसल होती है वो इसकी क्रॉप रेडी हो जाती है ना। अब हम बात करेंगे इसकी प्लांट की केयर के बारे में। तो देखिए, इस प्लांट की केयर बहुत ज़रूरी होती है, इसको बहुत सावधानी से रखा जाना चाहिए होता है, क्योंकि इसका जो रेशा होता है काफ़ी नाजुक होता है ना। इसलिए अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो इसका रेशा ख़राब हो जाता है। जो लिनन का पौधा होता है यह लगभग 30 to 40 इंचेस का लंबा होता है, ठीक है ना। अब देखो, जब इसके पौधे 5 से 6 इंच तक लंबे हो गए ना, 5 से 6 इंच तक इसके जब पौधे लंबे हो जाते हैं तो उस टाइम पर इसकी वीडिंग कर ली जाती है, ठीक है। अर्थात आसपास में जो भी खरपतवार होती है, ठीक है, जो भी खराब पौधे या ऐसे उग जाते हैं उनको निकाल लिया जाता है, ठीक है। इसका जो पौधा होता है ना वो बिल्कुल सीधा सीधा सा होता है, एकदम नुकीला सा होता है, उसका जो एंड होता है ना, उसका जो शूट होता है वो, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, इसके पौधे का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अब देखो, जो इसका रेशा होता है, जो इसका फाइबर होता है, वो सबसे ज़्यादा, जैसे देखिए यहाँ की क्लाइमेट कैसी है, सॉइल कैसी है, वाटरिंग कैसी की जा रही है, उसके ऊपर निर्भर करता है। उसी के अकॉर्डिंग हमको उसी अनुसार रेशा प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए, ये इस तरीके से हमने इसके कल्टीवेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करी। अब हम बात करेंगे कि फ्लैक्स की मैन्युफैक्चरिंग किस प्रकार से की जाती है। देखिए, अब हम बात करेंगे इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिनन टेक्सटाइल्स। इसको कुछ प्रोसेस में या कुछ स्टेप्स में इसके प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, कंप्लीट होता है ना। तो सबसे पहला हम बात करेंगे हार्वेस्टिंग ऑफ प्लांट, जो इसका पहला स्टेप है, हार्वेस्टिंग ऑफ प्लांट। अब देखिए, जब हम प्रोसेसिंग करेंगे तो सबसे पहले हम प्लांट की हार्वेस्टिंग की बात करते हैं। हार्वेस्टिंग मीन्स फसल को निकालना या उखाड़ना या निकालना, है ना, निकाला जाता है सबसे पहले। तो देखिए, लिनन को हमने बात करी कि अप्रैल और मई मंथ में इसको हमने बो दिया, ठीक है। इसके बाद में अगस्त के मंथ तक में, लगभग 3 महीने के बाद में ये पक करके रेडी हो जाती है ना। तो इस टाइम पर जो इसका प्लांट होगा उसका जो कलर है वो ब्राउन कलर का हो जाता है ना। ब्राउन कलर जब हो जाएगा तो उस टाइम पर हमें समझ जाना है कि यह राइप कंडीशन में या पका हुआ कंडीशन में आ चुका है, ठीक है। इसके बाद में क्या करते हैं कि अब देखिए, ऐसा नहीं कि इसका जो ये प्लांट है, ऐसा सपोज इस टाइप से, तो ऐसा नहीं कि हमें इसे यहाँ से कट कर लेना है, नहीं, यहाँ से इसको कट नहीं किया जाता है, बल्कि जो इसकी जड़ें इस तरीके से जो अंदर होती है ना, इसको उखाड़ करके पूरा निकाला जाता है कि इसकी जड़ें ना टूटे, ना ही इसकी स्टेम टूटे, ठीक है। तो इस तरीके से इस फ्लैक्स के पौधे को बाहर निकाल लिया जाता है। अगर हम इसके तने को बीच में से काट देते हैं ना, तो इसके जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, इनकी क्वालिटी अफेक्ट हो जाती है ना, अफेक्टेड क्वालिटी के जो रेशे होते हैं ये हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसलिए क्या है कि इनको काटा नहीं जाता है, सीधा इसको उखाड़ करके निकाला जाता है, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, ऐसे बहुत सारे जो फ्लैक्स के पौधे होते हैं उन सभी को इकट्ठा करके बंडल्स बनाए जाते हैं और इन बंडल्स को आके बेच दिया जाता है, ठीक है। सेकंड जो इसका स्टेप आता है वो है ड्राइंग एंड रिपलिंग, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सुखाना और सफाई करना, ठीक है। तो देखिए, अब हमने यहाँ पे जो यहाँ पर बंडल्स मिले हैं फर्स्ट स्टेप के बाद में, इन बंडल्स को यहाँ पर ला करके धूप में, सनलाइट में इनको फैला करके रख दिया जाता है, किसके लिए, ड्राई होने के लिए, है ना, सुखाने के लिए हम इसे छोड़ देते हैं, ठीक है।
जब ये सूख जाते हैं ना, तो सूखने पर क्या होगा, जो इसकी लीव्स होंगे, है ना, इसके अलावा इसके सीड्स होंगे, वो सब क्या होंगे, ड्राई होकर के सूख जाएंगे। तो उनको हमें रिमूव करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो हम उसे आराम से यहाँ पर हटा देंगे। ठीक है, हटा दिए जाते हैं। तब भी बहुत ध्यान रखा जाता है कि कहीं इसका कोई रेशा टूट ना जाए, या जो इसका स्टेम है वो टूट ना जाए। ठीक है, इसके बाद में हम इनको वापस क्लीन करते हैं और फिर से इनकी बंडलिंग कर दी जाती है। ठीक है, इनके बंडल्स बना लिए जाते हैं और बंडल्स को वापस पैक कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो इसका प्रोसेस आता है उसको हम कहते हैं रैटिंग का प्रोसेस। रैटिंग मीन्स गलाना। ठीक है, रैटिंग का प्रोसेस किया जाता है। अब देखिए, जो रैटिंग का प्रोसेस किया जाता है, तो देखिए यहाँ हम जो हमारे पास बंडल्स मिलेंगे फ्लैक्स के, हम इनको गलने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, गलाने से क्या होता है कि जो इसकी आउटर शेल होती है, ठीक है, या जो स्टेम का जो बाहरी हिस्सा होता है, ठीक है, यह गल करके मुलायम हो जाता है। ठीक है, सॉफ्ट हो जाएगा। और सॉफ्ट होने के बाद क्या होता है, इसके आउटर शेल को हटाना बहुत ही आसान होता है, ताकि हमें सारे के सारे रेशे प्राप्त हो जाएं और वो रेशे गले भी नहीं। और इन्हें गलाने से इसके अंदर जो मोम होती है, ठीक है, या फिर जो गोंद लगी हुई होती है ना, पैक्टिन, वो भी आराम से थोड़ी सी लूज़ हो जाती है, ताकि हमें अच्छे से फाइबर्स प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, जो रैटिंग का प्रोसेस है यह भी अलग अलग प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो इसके बेसिकली 4 प्रोसेस होते हैं, जिसमें पहला होता है जिसे वाटर रैटिंग कहते हैं। वाटर रैटिंग, इस विधि के अंदर जो प्लांट्स होते हैं ना, इनको 2 वीक के लिए 2 वीक्स तक पानी के अंदर वाटर टैंक में गलने के लिए इनको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, वाटर टैंक में 2 वीक्स के लिए इन प्लांट्स के बंडल्स को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो अब इन प्लांट्स के बंडल को खोल करके इसमें डाला, इसके बाद में अब ये क्या होंगे, अच्छे से इसमें डूब जाते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर कोई हैवी वेट तो जो होता है, वज़न, वो रख दिया जाता है, ताकि ये उसके अंदर ही डूबे हुए रहें, बाहर निकल करके ना आ जाएं। जब ये इनके अंदर रहते हैं पानी के अंदर, तो क्या है कि जो पानी फ्लो ना करे, उसके लिए इसको थोड़ा सा, इसके लिए कुछ बाउंड्रीज भी बना दी जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर जब ये रहता है 2 वीक्स तक, तो यहाँ पर फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस होने से क्या होता है, जो इसकी आउटर शेल होती है वो फर्मेंट हो जाती है, और उसको थोड़े से जीवाणु जब काट लेते हैं तो वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, ये बैक्टीरियाज जो होते हैं, ये पैक्टिन को भी खा जाते हैं, ताकि रेशे भी इजीली एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, है ना। सेकंड जो हमारी रैटिंग प्रोसेस होती है, ठीक है, उसके अंदर हम करते हैं ड्यू रेटिंग। ड्यू रेटिंग जिसे कहते हैं ओस के द्वारा गलाना। ठीक है, अब देखो बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पर बहुत ही ओस होती है, काफ़ी ठंड होती है ना, तो उस जगह के ऊपर हम इस मेथड के थ्रू रैटिंग प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें जो पौधे होते हैं ना, प्लांट्स, इनको जो घास होती है, ग्रास, इसके ऊपर फैला दिया जाता है। ठीक है, और लगभग यहाँ पर इनको 19 से 22 दिन के लिए, अर्थात लगभग 3 वीक्स के लिए इनको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, रात में इनके ऊपर क्या होगी, ओस पड़ेंगी। ठीक है, तो उस मॉइस्चर से ये क्या होते हैं, गलने लगते हैं, और दिन के टाइम पर इनको सूरज की रोशनी से गर्मी मिलती रहती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, यहाँ पर भी फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये स्टार्ट हो जाएगा तो इसके ऊपर की जो शेल होती है, जो कवरिंग होती है, वो गल करके हटने लग जाती है। अब इनको बार बार सभी के ऊपर अच्छे से ओस लगे, सभी पौधों को अच्छे से धूप लगे, उसके लिए बार बार इसको पलटा जाता है। ठीक है, ताकि सभी इवनली सबके अंदर सेम प्रोसेस हो जाए। अगला होता है केमिकल रेटिंग। जो केमिकल रेटिंग होती है, इस प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है, देखो
इन प्रोसेसेस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो केमिकल रेटिंग प्रोसेस होता है, इसके अंतर्गत कुछ ही या कम समय के अंदर ही जो इसकी शेल होती है, कवरिंग होती है, वो गल करके निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, सोडा ऐश का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड का यूज़ किया जा सकता है, या फिर कास्टिक सोडा जो होता है इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, गर्म पानी में डाल दिया जाता है और पौधों को भी उसमें डाल करके छोड़ देते हैं। तो बहुत ही जल्दी जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस विधि में ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है कि कहीं पौधे का तना या रेशे ख़राब नहीं हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा झटका लगता है, ज़ोर से हिलाया या घुमाया जाता है तो इसके जो रेशे होते हैं वो ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखा जाता है कि इसको ओवर सोक नहीं करना है। अगर इसको ओवर सोक कर दिया जाता है तो इसके जो फाइबर्स होते हैं उसकी क्वालिटी जो होती है वो ख़राब हो जाती है, फाइबर की स्ट्रेंथ जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है मैकेनिकल रेटिंग प्रोसेस, ठीक है। जो मैकेनिकल रेटिंग प्रोसेस होता है इसमें भी जो इसके तने होते हैं उसको गलाते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं कि इसको लगभग 80-90 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो पानी होता है उसे गर्म कर लिया जाता है और एक लकड़ी के बर्तन में डाल लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम इसे गलने के लिए छोड़ देंगे। जब यह गलने लग जाते हैं ना तो उसके बाद में क्या करते हैं, इसको एक बेल्ट पर से होकर के गुजारते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसके ये तने पड़े रहते हैं, जिसके ऊपर कुछ हैमर्स होते हैं ना, उससे इनको या बेलन से इसको थोड़ा सा दबाया जाता है या फिर कुछ हल्के हल्के हैमर से इनको पीटा जाता है, ठीक है। पीटना बहुत ही धीमे और बहुत ही सॉफ्टली प्रोसेस किया जाता है, या फिर बेलन से ही इसके ऊपर रोलर्स जो होते हैं वही धीरे धीरे घुमाए जाते हैं, ताकि क्या होते हैं इसकी जो छाल होती है स्टेम की वो अलग हो जाए और रेशे जो होते हैं वो हमें अलग से प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था रेटिंग का प्रोसेस। देखिए आज के लेक्चर में हमने लिनन फाइबर के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ में हमने इसके प्लांट की हार्वेस्टिंग, इनकी ड्राइंग का प्रोसेस और इससे रेटिंग कैसे किया जाता है इसके बारे में हमने बात करी है, ठीक है। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है रिमेनिंग वो हम कमिंग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे, ठीक है। इसी के साथ आज हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।